आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंशिता। तो महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ये मानकर चला जा रहा है कि 2-1 दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि अभी तक ये भी माना जा रहा था कि हरियाणा के साथ ही चुनाव होंगे, लेकिन बाद में खबर आई कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के पहले होंगे और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के एक साथ किए जाएंगे। इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम तरह के कयास लगे कि क्योंकि एनडीए की वहां पर सरकार है महाराष्ट्र में और अभी बीजेपी को और शिंदे गुट और अजीत पवार को नहीं लगता है कि वहां पर उन्हें जीत मिल सकती है। तो इस तरह के तमाम कयास लगे और इसीलिए यह कहा गया कि चुनाव टाले गए हैं वहां पर। लेकिन अब समय आ चुका है और अब वहां पर चुनाव आयोग सारी तैयारियां कर चुका है और अब बस ये मान लीजिए कि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन तारीखों का ऐलान तो होगा, लेकिन अभी से ही वहां की सियासत गरमाई हुई है। ये भी कह सकते हैं कि सियासत में भूचाल आया हुआ है। तमाम दल जो है लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। आपको याद होगा इधर हरियाणा चुनाव के जो तैयारियां थी खत्म हुई, इधर जैसे वहां का चुनाव प्रचार खत्म हुआ, राहुल गांधी अगले ही दिन महाराष्ट्र पहुंच गए थे, पीएम मोदी भी उस दिन पहुंचे थे। यानी सभी दलों का, चाहे वो एनडीए के सहयोगी दल हो, एनडीए बीजेपी हो या फिर एमबीए के सहयोगी दल और कांग्रेस हो, सभी लोग वहां पर पूरी तरह से लगे हुए हैं चुनाव की तैयारियों में। वहां पर चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि तारीखें और नजदीक आने वाली, कभी भी तारीखें वहां पर ऐलान हो सकता है, इसलिए अब ज्यादा फोकस सभी का महाराष्ट्र पर है। और वो चीज नजर आई जब दशहरा के दिन शिंदे गुट शिवसेना और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट दोनों ने ही अलग अलग रैलियां की। आप जानते ही हैं कि दशहरा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, वहां पर धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है और दशहरा को लेकर शिवसेना में एक अलग ही उत्साह होता है शिव सैनिकों में। और इसी वजह से दशहरा का जो कार्यक्रम होता है उसकी चर्चा हमेशा रही है। पहले भी इस पर बहुत ज्यादा चर्चा रही है और इस बार भी ये बहुत चर्चाओं में रहा। और सबसे खास बात ये रही कि इस बार उद्धव गुट ने जो है शिवाजी पार्क से रैली को संबोधित किया, क्योंकि हमेशा से शिवाजी पार्क से ही रैली संबोधित होती आई है। लेकिन इससे पहले जब दशहरा का कार्यक्रम हुआ था उस बार, क्योंकि इनके हाथ से क्योंकि उद्धव ठाकरे उस वक्त सीएम हुआ करते थे, लेकिन 2022 में जिस तरह से बीजेपी ने सांठगांठ की, जिस तरह से बीजेपी ने तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद एनडीए की सरकार वहां पर बनी, उसके बाद ये दशहरा की रैली को लेकर शिवाजी पार्क में ही होनी चाहिए, उद्धव गुट उस पर अपना दावा ठोक रहा था। लेकिन किसी भी वजह से वहां नहीं हो पाई थी और उस वक्त शिंदे को ये अलॉट किया गया था, शिंदे की शिवसेना को। लेकिन इस बार उद्धव ने उसी शिवाजी पार्क से एक बार फिर जनता को संबोधित किया, महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया और जमकर निशाना साधा शिंदे गुट पर, बीजेपी पर और गद्दार कहकर वहां पर उन्होंने जो है शिवसेना के जो शिंदे गुट है उसके बारे में बात की और एक बार फिर ये ऐलान कर दिया, एक बार फिर ये संदेश दे दिया कि किसी भी तरह से वो गद्दारों को माफ नहीं करेंगे। जब भी उनकी सरकार बनेगी, वो जो क्योंकि 1 महीने बाद उन्होंने दावा किया कि 1 महीने बाद हम सत्ता में आ रहे हैं और उसके बाद हर चीज का बदला लेंगे। और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा उनका, जो शिवाजी पार्क से उन्होंने जब रैली को संबोधित किया, तो उन्होंने इस बार छत्रपति शिवाजी की मूर्ति जो गिरी है उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस रखा, उस पर जो है एनडीए को घेरा, बीजेपी को जमकर घेरा और उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान जो किया वो ये किया कि अगर उनकी सरकार बनती है, जिसको वो लेकर पूरी तरह से दावा जो कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है, तो वो मंदिर बनवाएंगे शिवाजी के। इस तरह की चीजें देखने को मिली। यानी कह सकते हैं कि चुनाव का तारीखों का ऐलान जैसे जैसे ये बात सामने आ रही है कि जल्दी ही हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उसी को लेकर यहां पर क्या कहते हैं बहुत ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। और इसी वजह से अब यहां पर मेरे साथ सहयोगी भी मौजूद है, मेरी आराधना, हम इनसे बात करेंगे कि और क्या कुछ हुआ जब रैली हुई। क्योंकि एक तरफ शिंदे गुट था, एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट था, दोनों की तरफ से वार प्रत्यारोप का जो है दौर चल रहा था, बार प्रत्यावार का जो है दौर चल रहा था और इसी बीच में जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रहा था, हमें बताएं। मैं आपको बता दूं अंशिता जी कि कल जो रैली थी, सबसे खास बात तो लोकेशन, सबसे पहला कि शिवाजी पार्क में रैली हुई, ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। मतलब इसको सांकेतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में अभी हाल फिलहाल में जो शिवाजी की छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी थी उसे लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और जो महायुति की सरकार है वो बुरी तरह से घिर गई थी। विपक्ष ने कितने सवाल उठाए थे
और अब उद्धव ठाकरे ने जब विजयदशमी का अवसर और उसमें शिवाजी पार्क में रैली की तो उन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा बीजेपी या एनडीए को घेरने का। शिवाजी के मुद्दे पे उन्होंने हर तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाया। उन्होंने साफ कह दिया कि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनवाना महायुति का सिर्फ और सिर्फ एक लोगों का जनसमर्थन बटोरने के लिए काम था, उनकी कोई आस्था या श्रद्धा नहीं थी। और शिवाजी महाराज महायुति के लिए वोट बैंक है, लेकिन वो हमारे लिए भगवान है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका स्टेटमेंट था। तो एक तरह से उन्होंने महायुति की विचारधारा, उसकी राजनीति, हर चीज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चुनाव के पहले उनका इस तरह का बयान मतलब लोगों के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा भी भर सकता है सरकार के खिलाफ, क्योंकि ना सिर्फ बयान है बल्कि ऐसी घटना भी घट चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के आरोप है, एक तरह से सिद्धि भी है इन आरोपों की। तो इस पर लेकर के उन्होंने कहा, और वहीं उन्होंने आरएसएस प्रमुख पर भी बात छेड़ी कि बीजेपी खुद को हिंदुत्व का वो एजेंडा साबित करती है, मतलब हम हिंदुत्व के संरक्षक हैं। आरएसएस की भी वही विचारधारा है, बीजेपी की भी वही विचारधारा है। और अभी कल जब आरएसएस का में संबोधन दिया उन्होंने, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को बचाने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। इसको लेकर के भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सिर्फ ऐसे दावे करते हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो पिछले 10 साल में जब बीजेपी सत्ता में रही है तो उन्होंने क्या किया हिंदुत्व को बचाने के लिए। मतलब उन्होंने एक तरह से कार्यकाल पर सवाल उठाए, चाहे वो केंद्र की बीजेपी मोदी सरकार हो या फिर क्या बोलते हैं राज्य में एनडीए की सरकार हो, महायुति की सरकार हो, दोनों के कार्यकाल पर उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए कि आपने इस पूरे दौरान पे किया क्या है। आप बड़े बड़े दावे करते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन हकीकत में क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है। और इस पर उन्होंने ये कहा कि मतलब आरएसएस को भी एक बार को सोचना चाहिए कि बीजेपी के साथ वो जिस तरह से खड़ा है, क्या सचमुच अभी उन्होंने बीजेपी के मतलब एक तरह से बोला कि ये जो हाइब्रिड बीजेपी है, मतलब बीजेपी की सोच विथ टाइम इतनी बदलती गई है, वक्त के साथ इतनी बदलती गई है। वो एक तरह से उनका कहना शायद ये था कि ये पूरी तरह से राजनीतिक हो चुके हैं। और ये मोदी शाह वाली बीजेपी, जी हाँ, ये मोदी शाह वाली बीजेपी है, और जो बीजेपी थी ये वो अब नहीं रही है। तो आरएसएस को भी इस पे सोचना चाहिए कि इस हाइब्रिड बीजेपी के साथ वो अपना संबंध रखना चाहते हैं कि नहीं, इसको वो अपना समर्थन देना चाहते हैं कि नहीं। तो ऐसे काफी कुछ बातें रही उनकी। बिल्कुल बात सही कह रही हैं आप आराधना कि इस बार शिवाजी की मूर्ति जो गिरी है, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और इसको लेकर आपको ये खुद बीजेपी भी जानती है कि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। और यही वजह थी कि खुद पीएम मोदी ने भरी सभा में जो है माफी मांगी थी, यहां तक कहा था कि मैं चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं, ये जो गलती हुई है, जिस तरह से ये मूर्ति गिरी है। तो आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी की तरफ से माफी मांगना मतलब ही अपने आप में वो समझ रही है बीजेपी की ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं राहुल गांधी भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, और अब उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीधे ही मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। वहीं अगर हम शिंदे की बात करें, जैसे कि आपने भी कहा कि दोनों ही दलों की तरफ से लगातार जो है वार प्रत्यावार चल रहे थे, पलटवार चल रहे थे और बाण चल रहे थे, तीखे बाण एक। और सबसे बड़ी बात यहां देखने को मिली, जैसे कि आपने भी बताया कि आरएसएस हो, बीजेपी हो, शिवसेना, शिंदे गुट हो, ये सब एक बार फिर से वही राग अलाप रहे हैं, हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं, वही हिंदूवादी विचारधारा वाली लड़ाई कर रहे हैं, और वही हिंदू खतरे में है ये डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शिंदे ने एक बार फिर वही राग अलापा जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, जब वो जनता के बीच जो है अपना चुनावी प्रचार भी कर रहे थे दशहरा के दिन। तो उस दिन उन्होंने कहा कि हिंदू अब डरता है, हिंदू ये बताने में डरता है कि मैं हिंदू हूं। तो ये एक तरह से वही डर बिठाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, और उसी के बलबूते पर वोट लेने की कोशिश की जा रही है, जो पहले से हमेशा बीजेपी करती आई है। लेकिन जो चुनाव अभी पिछले दिनों जितने भी हुए, खासकर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूंगी, क्योंकि हरियाणा चुनाव अभी विवादों में घिरा हुआ है, विवाद इतने हो रहे हैं वहां पर कि लगातार सीएम सैनी, जो मतलब सीएम मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिल्कुल फाइनल है कि उनका नाम तय है और अभी वो कार्यवाहक है, तो इस वजह से मतलब लगभग है कि सैनी ही शपथ लेंगे, लेकिन शपथ कब लेंगे ये तय नहीं हो पा रहा है। लगातार उनकी तारीखें वहां पर बदल रही है। खैर, तो इस वजह से हरियाणा की अभी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल भी काम नहीं आया था। और तमाम सर्वे रिपोर्ट जो महाराष्ट्र के आ रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं, वो ही ये बता रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं करने वाला है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले हम शिंदे ने क्या कहा था वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे संजय राउत ने क्या कहा था पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। गृह मंत्रालय चल रहा इतना निष्क्रिय और बदनाम
महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। राउत साहब ने कहा कि गवर्नर को इंटरव्यू करना चाहिए, अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राउत साहब, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती थी, हालांकि दिनों में दिख रहा है कि बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा है, तो क्या लगता है कोई भी किसी के पीछे पड़े उसका मतलब ये नहीं कि दिन दहाड़े हत्या हो। अगर हत्या होती है तो उनकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। उसका मतलब मुंबई में गुंडागर्दी चल रही है, मुंबई में गैंग्स ऑपरेट हो रही है और पुलिस निष्क्रिय है, इसलिए कि जो पुलिस चाहे डीसीपी हो, चाहे एडिशनल सीपी हो, जो मुंबई में लाकर बिठाए हैं, वो एकनाथ शिंदे के गैंग के मेंबर्स हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना, संजय राउत ने सीधे सीधे जो है फडणवीस से इस्तीफे की मांग की। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है, चुनाव है, लेकिन उसी बीच एक इतनी बड़ी घटना हुई है, दिल दहला देने वाली घटना है, जिससे एनडीए सरकार पर सवाल उठ गए हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जो है हत्या कर दी गई। मतलब गोलियों की बौछार से उनको जो है सरेआम उन पर गोलियां बरसाई गई और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। और इस मामले ने जो है सियासत को गरमा दिया है। हर कोई इस घटना का जिक्र कर रहा है, जहां एक तरफ जश्न में डूबा हुआ था महाराष्ट्र, दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा था, और उसी बीच में ऐसी खबर आई जिसके बाद से एनडीए सरकार सवालों में गिर गई है। कानून पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी वजह से अब संजय राउत ने सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनके पास वहां पर गृह मंत्रालय है, ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है, इसीलिए उनसे सीधे सीधे इस्तीफे की मांग कर दी है। एक बार फिर सुन लेते हैं संजय राउत ने क्या कहा था। गृह मंत्रालय चल रहा इतना निष्क्रिय और बदनाम महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है, आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप
राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। राहुल साहब आपने ऐसे कहा कहा कि जा रहा है गवर्नर को कि इंटरव्यू सलमान करना चाहिए। खान से- फडणवीस को रिजाइन करना चाहिए। फडणवीस को आप तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। राउत साहब, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती थी, हालांकि दिनों में दिख रहा है कि बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा है, तो क्या लगता है आपको? कोई भी किसी के तो एक बार फिर से सुना हमने संजय राउत को, उनका साफ साफ कहना है कि देवेंद्र फडणवीस फेल्योर हैं और पहले तो स्थितियां ये थी कि उन्हें खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद से इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि खुद से राज्यपाल उनसे इस्तीफा ले लें, यानी बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं संजय राउत और सीधे सीधे उन्होंने हमला बोला है एनडीए सरकार पर, शिंदे सरकार पर, बीजेपी पर, सब पर उन्होंने हमला बोला है और साफ साफ उन्होंने कहा है कि ये घटना जो हुई है इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ गई हैं और जो बहुत दहशत फैल गई है। इस तरह से एक कार्यक्रम में जब वहां पर खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, ऐसे में इस तरह की घटना हो जाना अपने आप में सवाल तो खड़े करता है। सुरक्षा चाक चौबंद होना चाहिए जब इस तरह का कार्यक्रम है, तो सुरक्षा व्यवस्था का बहुत ज्यादा ध्यान पहले ही होना चाहिए। लेकिन इस बीच में एक जो है कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी जो माफी तो बाबा सिद्दीकी जिस तरह से उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि उनके पास सुरक्षा थी, उसके बाद भी इस तरह की घटना हो जाना, तो मतलब पता लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ढील हुई है, कहीं ना कहीं जो है वहां पर सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी राजनीति पर है, कहीं ना कहीं सिर्फ चुनावों में है, वोटों में व्यस्त है, उनका जो प्रशासन है या उस सुरक्षा व्यवस्था उस पर ध्यान नहीं था। और क्या कुछ जानकारी आराधना आपके पास हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बाबा सिद्दीकी ओरिजिनल मतलब इन्होंने राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस से की थी और ये बाद में एनसीपी में चले गए थे, अजित गुट में शामिल हो गए थे। अभी लोकसभा चुनाव के पहले की ये बात है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो वो एनडीए के ही नेता हैं और राज्य में एनडीए की ही सरकार है। और बाबा सिद्दीकी की विजयादशमी के अवसर पर जब हर तरफ पटाखे जल रहे हैं, मुख्यमंत्री की और उद्धव गुट की रैलियां हो रही हैं, लोग जश्न में डूबे हुए हैं, ऐसे मौके पर ऐसे बड़े नेता की, राजनेता की जान ले ली गई। गोली मतलब सीधे उन पर 3 गोलियां बरसाई गई। 3 आरोपियों ने हमला किया, एक गोली उनके सीने में जाकर सीधे सीधे लगी और उनको ये भी नहीं था कि वो कोई आम आदमी है या उनके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था ना हो, उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ दिन पहले उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी बात क्लूलेस थी एकदम से सरकार। अगर धमकी मिली थी तो इन चीज़ों के संकेत पहले ही मिल गए थे, उसके बावजूद गोली मारकर इनकी जान ले ली गई। और इस पर मतलब साफ सीधे तौर पर देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए कि अगर एक राजनेता, इतना बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता उसका क्या होगा, वो किस पे भरोसा करे। सरकार क्या सिर्फ और सिर्फ चुनाव में बिजी है? क्योंकि ठीक है, 1-2 दिन में चुनावों की घोषणा हो जाएगी, सबको पता है और सारी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं पहले से ही। लेकिन कानून व्यवस्था पर से सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान नहीं भटकना चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। और ऐसे में किसी नेता का जान जाना बहुत बहुत ही बड़ी बात है। ये सरकार पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। संजय राउत ने तो साफ तौर पर कह दिया कि फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो गृह मंत्रालय को संभालते हैं और गृह मंत्री के पास सुरक्षा का विभाग होता है। तो ऐसे में फडणवीस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं और सवाल सिर्फ फडणवीस पे नहीं, पूरी महायुति सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। बाबा सिद्दीकी का जिस हिसाब से नाम है, वो ना सिर्फ राजनीति के जगत में, बॉलीवुड से भी उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। उनको हर जगह, हर क्षेत्र के लोग उनको मान सम्मान देते हैं। कितने लोगों ने संवेदनाएं जताई हैं इस घटना पर और न्याय की मांग हर तरह से उठ रही है, हर तरफ से उठ रही है। सोशल मीडिया पर अभी सिर्फ और सिर्फ यही मांग उठ रही है कि इनके आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये नौबत ही क्यों आई?
सवाल तो ये है। बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा कि ना तो राजनेता सुरक्षित हैं और ना ही बॉलीवुड इंडस्ट्री वहां पर सुरक्षित है। आपको याद होगा कि सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, कई बार उन्हें धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, उनके पिता को धमकी भरे पत्र मिले थे जो है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करती हैं कि एनडीए सरकार है वहां पर, हालांकि तोड़फोड़ से ये सरकार बनी, जनता ने इसे नहीं चुना था। जिस तरह से बीजेपी ने जो है सेंधमारी की और उसके बाद सत्ता में आकर बैठ गई, तो ये अपने आप में जनता की नाराजगी है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर सरकार है और आपकी ही सरकार है, तो राज्य की सुरक्षा, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या फिर आम जनता ही क्यों ना हो, सबकी जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है। लेकिन यहां पर एक जो है दशहरा, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूं कि दशहरा का दिन था, उस दिन वैसे ही पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहता है, जो आम जनता की भी सुरक्षा उस दिन बहुत ज्यादा ध्यान में रखी जाती है। जबकि बाबा सिद्दीकी के पास तो जैसे कि आपने आराधना बताया, बाय कैटेगरी की सुरक्षा थी। तो उस बीच में ऐसी घटना हो जाना और उनके घर के आसपास ही हो जाना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और इसी वजह से एनडीए सरकार, शिंदे और सबसे ज्यादा फडणवीस निशाने पर आ गए हैं। अजीत पवार की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। लगातार जो है दूसरे विपक्षी दल के जो नेता हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। और अजीत पवार पिछले कई दिनों से वैसे ही अपनी जो है सरकार से कहीं ना कहीं जो खबरें हैं, जिस तरह के अटकलें लग रही हैं, वो थोड़े नाराज भी नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक थी, उससे उन्होंने 10 मिनट बैठकर ही वॉकआउट कर दिया था। तो ऐसे में अजीत पवार का स्टेटमेंट भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के गुट के नेता थे बाबा सिद्दीकी। इससे पहले जब अजीत पवार जब एनसीपी से अलग हुए, अपने चाचा की जो शरद पवार से अलग हुए, तो उसके साथ बाबा सिद्दीकी इधर आए थे और वो सरकार में होते हुए उनके साथ ऐसी घटना हो गई है। इसलिए ये सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है कि आखिर चूक कहां हुई, कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल क्यों हुई। क्या सरकार का ध्यान अब जनता पर नहीं है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए पूरा ध्यान सिर्फ वोट बैंक पर है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। और यहां पर जो है शिंदे खुद संबोधित करते हुए रैली में कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, ये सारी चीजें यहां क्यों आ रही हैं? आप जनता की बात कीजिए, और जनता तो छोड़िए, आपका खुद का नेता सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है शिंदे सरकार पर और एनडीए सरकार पर खड़ा हो गया। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले अजीत पवार को सुन लेते हैं। जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है, इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है, वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं। और तो
जैसे कि आप देख रहे हैं कि अजीत पवार का भी चेहरा कहीं ना कहीं मुरझाया हुआ है, क्योंकि अभी वो एनडीए के साथ हैं। ऐसे में एनडीए के साथ होने की वजह से उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये चीज उनके बयान में भी नजर आई। वो खुलकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरी एनडीए सरकार इस वक्त दबाव में है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और उससे पहले इतनी बड़ी घटना हो जाना, इससे शिंदे सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। एनडीए सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। कहां आप सुरक्षा व्यवस्था की बातें कर रहे हैं? आप जनता में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? आप कैसे कहेंगे कि हम आपको सुरक्षित रखेंगे? इस तरह के सवाल शिंदे सरकार पर उठ रहे हैं। और इसी वजह से जो सहयोगी हैं, जो चाहे वो शिंदे गुट हो, चाहे वो अजीत गुट हो, ये बीजेपी के जो भी सहयोगी हैं, ये सभी दबाव में आ गए, क्योंकि जो एक गृह मंत्रालय फडणवीस के हाथ में था, बीजेपी के पास था, बीजेपी कोटे के मंत्री हैं जो है फडणवीस, डिप्टी सीएम भी हैं राज्य के। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर शिंदे सरकार पर खड़ा हो गया है, बीजेपी सरकार और एनडीए पर खड़ा हो गया है यहां पर, कि आप जनता तो छोड़िए, अपने नेताओं को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी कोई छोटा मोटा नाम नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। कांग्रेस में रहते हुए उसके बाद उन्होंने जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही वो एनडीए के साथ आए थे। तो ये बड़ी बात है यहां पर। और ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना, वो भी एक बड़े जो है त्योहार के दिन इस तरह की घटना हो जाना, पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था, जगह जगह जो है कार्यक्रम चल रहे थे, लोग निकले हुए थे। तो ऐसे में जब एक बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है, तो जनता किस उम्मीद के साथ या किस कॉन्फिडेंस के साथ सड़क पर उतर सकती है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। लेकिन ये अभी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो महाराष्ट्र है, वहां पर बॉलीवुड हस्तियां तक सुरक्षित नहीं है, और इसी वजह से एनडीए सरकार लगातार सवालों में खड़ी रही है। हाँ, ये बात अलग है कि एनडीए सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय लगातार उसका ध्यान चुनावी जो है कार्यक्रमों पर लगा हुआ है, कि कैसे कौन सी योजनाएं जो रुकी हुई थी उन्हें कंप्लीट कर ले, इस तरह की चीजें। क्योंकि ऐसे आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए जब चुनाव की तारीखों को टाला गया था, और ये सब चीजों में लगी हुई थी कि कैसे भी वो अपने पक्ष में जो है बुना लेगी। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की जो बात थी, उसको लेकर पूरी तरह उसे वोट में कन्वर्ट करने के लिए पूरी एनडीए जमीन पर उतरकर काम कर रही थी कि कैसे उसका वोट उसे मिल जाए। देवेंद्र फडणवीस अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका क्रेडिट खुद ले रहे थे बीजेपी। वहीं अगर बात करें शिंदे की, तो वो उसका क्रेडिट खुद ले रहे थे। वहीं अजीत पवार खुद इसका क्रेडिट ले रहे थे। इसमें जो है एनडीए बिजी था। लेकिन यहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्या रही, राज्य में जो है जमीनी स्तर पर लोग सुरक्षित नहीं है, इस पर ध्यान नहीं था। मतलब सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है एनडीए। इस तरह के आरोप लगातार अब विपक्षी दलों की तरफ से और तेज हो गए हैं। आरोप पहले भी लगते आए हैं, लेकिन अब ये आरोप और ज्यादा तेज हो गए हैं, और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लगातार जो अजीत पवार के बाद तेजस्वी यादव ने भी जो है निशाना साधा। अजीत पवार खुलकर कुछ नहीं बोल पाए, जबकि पिछले दिनों वो लगातार कहते आए हैं, अपनी सरकार की आलोचना भी करते आए हैं, हालांकि संकेतों में की है, लेकिन की है। और आज जब अजीत पवार का जो बयान अभी हमने सुना, उसमें उनके चेहरे पर वो मायूसी नजर आ रही थी, क्योंकि सिर्फ एनडीए के साथ होने की वजह से वो भी सवालों में इस वक्त घिरे हुए हैं। और वहीं तेजस्वी यादव भी इस पर प्रतिक्रिया आई है उनकी। तमाम दूसरे विपक्षी दल के जो नेता हैं, वो भी एनडीए सरकार पर जो है हमलावर नजर आ रहे हैं। मतलब एनडीए सरकार चुनाव की तारीखों से पहले बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ गई है, दबाव में आ गई है, क्योंकि तुरंत ही चुनाव की तारीखों का ऐलान, जैसा कि मैंने आपको कहा, कभी भी हो सकता है। और जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर यह मामला नहीं भूलेगी जनता। सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी राज्य के लिए। ऐसे में एनडीए सरकार सवालों में है। और क्या कुछ जानकारी हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आंचल? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, खासकर बीजेपी नेताओं के लिए ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि एक यही नहीं है जिशान जो सिद्दीकी हैं, बाबा सिद्दीकी, इनके अलावा जो बीजेपी नेता हैं नवनीत राणा, उनको भी धमकी मिली है। यहाँ तक कि गैंग रेप की धमकी मिली है, और उनको जो पत्र लिखा गया है जिसमें धमकी दी गई है, उसमें ये भी आरोपी का नंबर भी है, और उसमें 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि बीजेपी नेता सुरक्षित नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, महायुति की सरकार है, और उनके खुद के अपने ही नेता सुरक्षित महसूस
नहीं कर रहे हैं तो वो जनता को कहाँ से सुरक्षा दे पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल खुद ही में ही एक खड़ा हो रहा है। और यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, विपक्षी दलों की भी है, जिन्होंने कड़ी निंदा की है सरकार की, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं, जैसे तेजस्वी यादव ने भी निंदा की है। तेजस्वी यादव पहले से ही कहते आए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कहीं ना कहीं बिहार में भी इसी तरीके की जो घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, और वही मामला अब महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग किसी भी वक्त, मतलब कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और ऐसे में इस तरीके की बड़ी घटना ये बहुत ज्यादा दुखद है और निंदनीय है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल क्या आंचल ने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि नवनीत राणा को भी इस तरह की धमकी मिली है। तो ये वाकई में बड़ी बात है कि आपके ही नेता, एनडीए सरकार के ही नेता वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इस तरह की धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं या फिर उनके साथ इस तरह की घटना हो जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर एनडीए सरकार कर क्या रही है। ये सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है और बिल्कुल सही कहा हमारी सहयोगी आंचल ने कि यही स्थितियां बिहार में भी बनी हुई है। लगातार वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरोप लगते हैं, एनडीए की सरकार है, वहां पर भी जंगल राज के आरोप लगते हैं। और इसी वजह से जब महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना हुई, एक राजनेता को जो है सरेआम गोली मारकर जो है मौत के घाट उतार दिया गया, हत्या हो गई, तो उस पर अब तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ बोले हैं आरजेडी नेता, पहले सुन लेते हैं। दुखद है, कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है। और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के ही मूलतः निवासी रहे। और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। तो अभी तेजस्वी यादव ने भी जो है सवाल खड़े करे हैं और उसके बीच में क्या जानकारी है आंचल के पास, हम पहले आंचल से जान लेते हैं, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है इस पर, उसे भी सुनेंगे। जी अंशिता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिन दहाड़े ये बीजेपी एनसीपी नेता की जो जान ली गई है, उसमें अब इन्होंने माफ कीजिएगा, ये जो आरोपी, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो घटना है शर्मनाक घटना है, इससे जो है एनडीए सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले हम सुन लेते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो बाबा सिद्दीकी जी जो थे वो काफी वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उनके सबसे ही अच्छे संबंध थे। कोविड के समय पे उन्हें और जीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर उसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में, पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप कहते हैं कि हमने अक्षय शिंदे को ठोक दिया तो अब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई, क्या हुआ? आप ही के अलायंस पार्टनर के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी। और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को? क्या हो गया हमारी मुंबई पुलिस को, जो दुनिया भर में मानी जाती है? मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो दुनिया भर एक्नॉलेज करता है, आपने महाराष्ट्र को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है, जहां पर ना कानून व्यवस्था है, जहां ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। बिल्कुल, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये वही मुंबई है, ये वही महाराष्ट्र है जहां
की लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा पूरे देश में होती है। कहा जाता है कि यहाँ पर लड़कियां रात में कभी भी निकल सकती हैं, उन्हें इतना सा भी खतरा नहीं होता है। लेकिन आप लड़कियों की बात तो छोड़िए, यहाँ पर खुद सरकार के नेता सुरक्षित नहीं है। इस तरह के आरोप प्रियंका चतुर्वेदी ने लगाए हैं और बुरी तरह से सरकार गिर गई है, दबाव में नजर आ रही है। हमलावर है विपक्ष। विपक्ष जो है इस मुद्दे को अच्छे से जो है उठा रहा है और लगातार विपक्ष पर जो है सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष एनडीए सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर भी आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आंचल के पास जो जानकारी है वो ले लेते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो हत्या की जिम्मेदारी है बाबा सिद्दीकी की, ये लॉरेंस बिश्नोई ने ले लिया। ये ब्रेकिंग न्यूज इस टाइम पे आ रही है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जिम्मेदारी ली है कि हाँ, उन्होंने ही कत्ल करवाया है। पोस्ट में लिखा गया है, ओम जय श्री राम, जय भारत जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धर्म में मैं धूल समझता हूँ, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान हम ये पुल बांध रहे हैं, यह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत। सलीम शहीदानू। मतलब ये कहीं ना कहीं जो बाबा सिद्दीकी की जान गई है वो कहीं ना कहीं सलमान खान से जोड़कर देखा जा रहा है कि सलमान खान की और बाबा सिद्दीकी की बहुत गहरी दोस्ती रही है। दोनों को साथ देखा गया है काफी टाइम पर, तो कहीं ना कहीं उनको सलमान खान की दोस्ती का खामियाजा भुगतना पड़ा है, कहा यही जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो है इस चीज की कह तो दिया है कि उनकी तरफ से करवाया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि हत्या किसने करवाई है, कैसे करवाई है। सवाल ये है कि कैसे हुई ये घटना। जहां एनडीए की सरकार है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी हल्की कैसे हो गई कि उनके ही अपने नेता सुरक्षित नहीं है। किसी को धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं, किसी को जो है जान से मार दिया जा रहा है। इस तरह की चीजें पहले सलमान खान के घर पर जो है हमला किया गया और उसके बाद उनके पिता को चिट्ठी दी गई, धमकी भरा पत्र दिया गया और अब तो नेता ही जो है मार दिया गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसलिए लगातार विपक्ष हमलावर है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा आने वाले चुनावों में। जो चुनाव जो मतलब लगभग शुरू ही हो चुके हैं, भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, होने वाला है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सभी दल चुनावी मैदान में कूद पड़े थे उससे ये माना जा रहा है कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और एनडीए भी जोर शोर से तैयारी कर रही थी। लेकिन इस तैयारियों के बीच में एनडीए भूल गया कि उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था की भी है राज्य की, और इसी पर अब वो गिर गया है और इसकी वजह से जो है पूरा विपक्ष हमलावर है। और भी बहुत जानकारियां हैं हमारे पास। हमारे सहयोगी जो है अविनाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे अविनाश जी? देखो, बाबा सिद्दीकी का जो मामला है, बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही थी। 15 दिन पहले भी उनको मारने के लिए धमकी मिली थी और उसके बावजूद जब सरकार को पता है कि उनकी जान खतरे में, 22 श्रेणी की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराई गई थी, उसके बावजूद इतनी आसानी से हमलावर उनके ऊपर गोलियां चलाने में कैसे कामयाब हो गए? सबसे बड़ा सवाल इस पे सरकार पर ही उठ रहा है। सरकार का पूरा ध्यान इस समय लोगों की सुरक्षा पर नहीं है बल्कि चुनाव पर टिका हुआ है। बस खाली इस समय सीट बंटवारे का मुद्दा हो, चाहे उनको रैलियां करनी हो, सब पूरा का पूरा सरकार चुनाव की तरफ शिफ्ट हो गई है। और इस समय महाराष्ट्र में क्या चल रहा है इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बाबा सिद्दीकी पर हमला, यदि आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो संभवतः पिछले 20-30 साल में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है कि कोई भी शूटर आकर किसी राजनेता पर हमला कर दे। आमतौर पर हमला वहाँ पैसे के लेन देन के लिए इस तरीके के हमले चलते रहते, एक्सटॉर्शन मनी के मामले चलते रहते हैं, लेकिन किसी भी शूटर ने किसी नेता के ऊपर हमला किया है संभवतः पिछले 20-30 साल में ऐसी कोई घटना महाराष्ट्र में, मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं दिखाई दी है जो अभी कुछ। लेकिन जब से शिंदे सरकार आई है उसके बाद से इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो जो घटनाएं हुई हैं वो आपस की लड़ाई की हैं। अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी विधायक ने शिवसेना नेता को गोली मार दी थी। सवाल उस समय भी उठे थे इन सब मुद्दों को लेकर, लेकिन वो मामला भी कुछ दिनों तक चला। लोकसभा चुनाव के बाद वो मामला ठंडा हो गया और अब विधानसभा चुनाव आया है तो फिर बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हो गया। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा सवाल वहाँ कानून व्यवस्था का है और इसीलिए जो देवेंद्र फडणवीस घिरे हुए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास में है, लेकिन गृह मंत्रालय की जगह समय वो पार्टी का काम ज़्यादा देख रहे हैं। उनके निशाने पर चुनाव है, वो सीएम बनना चाहते हैं। अब वो चाहे सीएम की लड़ाई में उलझ लें या महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कर लें,
तो इसी चक्कर में जो हमला हुआ है, इस पर सवाल शिंदे पर भी हैं और इस पर सवाल फडणवीस के ऊपर भी उठे हुए हैं कि भाई आपको सबसे पहली जो आपका जिम्मेदारी है एक गृह मंत्री के रूप में लोगों की सुरक्षा कराने के लिए, और सुरक्षा की जगह आप यदि चुनाव पर फोकस करेंगे तो आप इस्तीफा दे दीजिए, भाई किसी और को मंत्री बनने दीजिए, किसी और को जिम्मेदारी संभालने दीजिए जो लोगों की सुरक्षा उपलब्ध करा सके। तो जाहिर सी बात है, अब जो मामला चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आपने एक तरीके से आरोप लगा दिए गए हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की बाबा सिद्दीकी से दुश्मनी क्या थी? और कोई भी बदमाश इस तरीके की घटना में तुरंत अपने ऊपर क्लेम ले लेगा, बाद में भाई को मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में मामला 2-3-4 साल तक चलता रहेगा और उसमें उस पर बरी हो जाएगा कि भाई पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत के नाम पर पुलिस के पास में क्या है कि भाई आपने 3 लोगों को पकड़ा है और उन्होंने कह दिया कि भाई हम लॉरेंस बिश्नोई के आदमी हैं। लॉरेंस बिश्नोई के किसी भी आदमी ने एक फेसबुक पोस्ट कर दिया है, ट्वीट कर दिया है और उसकी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन क्या इसको कोर्ट मानेगा? कोर्ट इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। ये तो एक तरीके से पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि हमने 3 लोगों को पकड़ लिया है और लॉरेंस बिश्नोई के आदमी है। भाई लॉरेंस बिश्नोई की बाबा सिद्दीकी की दुश्मनी किस बात के लिए? आप ये भी तो प्रूफ कीजिए। लेकिन मामला राजनीतिक है और कुछ नहीं है इस मामले को लेकर। सीधा सीधा सवालों में सरकार है कि भाई हमला कैसे हो गया, और जवाब सरकार को ही देने हैं। विपक्ष का काम तो सवाल पूछना है। विपक्ष पूछ रहा है कि भाई इस मामले में ये जो चूक कहाँ हुई है, जबकि उसको 22 श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो अब बाकी देखना है कि क्या सिंधिया सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। अभी तो उनके जो पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि 3 लोग इसमें शूट आउट में शामिल थे, 2 को अरेस्ट कर लिया गया है, तीसरों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हाँ, लेकिन मामला जो है, जो पुलिस बता रही है, उसके आगे भी बहुत कुछ है और शायद चुनाव, अभी तो चुनाव का गहमा गहमी होगी, तो शायद ये मुद्दा राजनीति में, चुनाव में मुद्दा भी बने और इस पर सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं कि आगे सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बात बिल्कुल सही है कि जो एनडीए सरकार है, 3 दलों से मिलकर जो सरकार चल रही है, तो वो अपने आप में सिर्फ इस चीज पर उनका फोकस है कि सीएम कौन बनेगा। उन्हें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि वोट किसके पास ज्यादा आ जाए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि लाडली बहन योजना पर खूब खींचतान तीनों में बना हुआ, तो यहाँ पर इस पर पूरा ध्यान है सरकार का कि रैलियां कितनी होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, कहाँ किसको कितनी रैली करनी है, इसका पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन दशहरा के दिन जब जश्न का माहौल है राज्य में, उस दिन सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं था। इसी वजह से सरकार पर आरोप लग रहे हैं और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपका राजनेता सुरक्षित नहीं है तो विपक्षी नेताओं का क्या होगा या आम जनता का क्या होगा? दूसरे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे जब आप अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे? तो इस पूरे मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने भी जो है प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है देख लेते हैं। उन्होंने ट्वीट करके बोला है, दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने भी साफ साफ यही कहा है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार को इस पर जवाब भी देना चाहिए। न्याय मिलने की भी उन्होंने बात की है, लेकिन सवालों में सरकार फिर से घिर गई है और लगातार जो है विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक बयान जो आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसकी वजह से सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। क्योंकि चुनावों से पहले या कहें कि चुनावों के बीच में इस तरह की घटना होना, क्योंकि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये बात साफ है। जो 1 या 2 दिन जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं। जहां तक ये भी माना जा रहा है, दावा भी किया जा रहा है कि कल भी जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इस तरह के तमाम दावों के बीच में इतनी बड़ी घटना हो जाना, एक जश्न के दिन इतनी बड़ी घटना हो जाना, सरकार और खासकर देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। और इसीलिए विपक्ष की तरफ से अब उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस खुद को सीएम फेस प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। पूरी बीजेपी उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। और ऐसे में जब वो गृह मंत्री होते हुए, डिप्टी सीएम होते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को नहीं रख पा रहे हैं, सही से सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर एनडीए आ जाती है दोबारा से सत्ता में और फिर वो सीएम बना दिए जाते हैं,
तब राज्य की क्या स्थिति होगी, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। और क्या कुछ जानकारी, अविनाश जी क्या कहना है? हाँ, मामला पूरी तरीके से राजनीतिक है कि सरकार का ध्यान जो चुनाव के ऊपर चल रहा है। यदि देवेंद्र फडणवीस सत्ता की जगह इस राज्य को संभालने पर ध्यान देते और जिस आदमी को 22 सिलेंडर की सुरक्षा आप उपलब्ध करा रहे हैं, कम से कम यह भी तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं है। कोई भी शख्स आकर गोली मार जाए, जबकि बाबा सिद्दीकी का बेटा विधायक है और इस बार भी चुनाव की तैयारी कर रहा था। पहला मामला तो यही फंसा हुआ था कि उससे जो इन लोगों के बीच में टकराव चल रहा है कि मुंबई की सीट शिंदे उस पर दावा कर रहे हैं, एनसीपी की तरफ से दावा हो रहा है। तो एक तो मामला सीटों को लेकर उलझा हुआ था और दूसरा मामला सीएम पद का तो जो चल ही रहा है, पूरा खेल जो चल रहा है उसको लेकर तो विवाद मामला जो है ही है। और मुंबई में इस तरीके से हत्या हो जाना ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मुंबई में हम जब पहले बताया कि किसी राजनेता की हत्या लंबे समय से नहीं हुई, किसी पर हमला नहीं हुए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर बिल्कुल सवाल उठना बनता है और सवाल उठ ही रहे हैं। वही इसी बीच हम राम प्रतापगढ़ी को सुन लेते हैं। कांग्रेस की पीसी चल रही है, क्या कुछ बोल रहे हैं सुनते हैं। दिन पहले सूत्रों बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी कि अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे, उनकी हत्या हुई सरेआम। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, पारदर्शी जांच की मांग करते हैं, ताकि अलग अलग कहानियों के बजाय जो सच्ची बात है वो निकल करके सामने आ सके और जो इसके दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। बहुत दुखद घटना है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग डरे हुए हैं इस घटना से। लगातार लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो उनकी सूचनाएं आ रही हैं, फोन कर रहे हैं कि इस घटना ने उन्हें चौंका दिया है। और पुलिस पूरी तरह से जिस दिन सड़क पर हो, दशहरे का दिन है, त्योहार का दिन है, जिस दिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सड़कों पर होती है, पुलिस के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है, सजग होती है पुलिस, उस दिन इस तरह की घटना होना, हत्यारे रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद हत्या करते हैं, खुलेआम चैलेंज करके हत्या करते हैं। यह सरकार के इकबाल पर गोली चलाई गई है, कानून व्यवस्था के इकबाल पर गोली चलाई गई है और अंततोगत्वा हत्या हो गई। पुलिस रोक पाने में नाकाम रही। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता यह कह रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम यह डिमांड करते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाइए, जांच, जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने आए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों का डर खत्म हो सके। हम इस दुख की घड़ी में जिशान सिद्दीकी जो विधायक हैं महाराष्ट्र असेंबली के, हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, बाबा सिद्दीकी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो समाजसेवी भी था, जिसे मुंबई पहचानती थी, ऐसे व्यक्ति का मर्डर बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत अफसोस का विषय है। हम दुख प्रकट करते हैं। आपके सवाल आमंत्रित हैं अगर सवाल हो तो। जी
नहीं, सिर्फ अजीत पवार जी को तो मांग करनी ही चाहिए, वो उनकी पार्टी के एक इंपॉर्टेंट नेता थे, लेकिन देश का हर विपक्षी दल मांग कर रहा है कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार कर क्या रही है। सबसे पहला तो हम अजीत पवार जी से प्रश्न न पूछ के हम देवेंद्र फडणवीस जी से सवाल पूछे ना, हम शिंदे जी से सवाल पूछे ना कि उनकी पुलिस क्या कर रही है, उनका प्रशासन क्या कर रहा है। हम सवाल को घुमाते क्यों है? हमें तो सीधे सीधे महाराष्ट्र की सरकार से, वहां के गृहमंत्री से सवाल पूछना है कि कैसे हत्या हुई, बाकायदा चैलेंज करके हत्या हुई। तो ये तो सीधे सीधे आपकी जिम्मेदारी, आगे बढ़िए, जवाबदेही लीजिए। अजीत पवार जी सवाल पूछे ही पूछे, हम सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया भी सवाल पूछे कि अगर जंगल राज ये नहीं है तो फिर जंगल राज किसे कहते हैं? दिन दहाड़े हत्या हो रही है, मुंबई जैसे, बांद्रा जैसे पॉश इलाके में हत्या हो रही है, तो फिर जंगल राज तो यही है ना? क्या फिर जंगल राज सिर्फ गैर शासित भाजपा राज्यों के लिए शब्द इजाद किया गया है? असल में तो जंगल राज यही है जो महाराष्ट्र में, मुंबई में कल दिखाई पड़ा। तो प्रतापगढ़ी को सुना हमने, साफ साफ कह रहे हैं कि यही तो जंगल राज है। अगर इसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा तो किसे जंगल राज कहा जाएगा कि मुंबई जैसे पॉश इलाके में, मुंबई के पॉश इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है एक नेता को, एनडीए के नेता को। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और इससे जनता डरी हुई है। ये बात अब विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, हर किसी के दिल में दहशत है इस घटना के बाद से। और क्या कुछ जानकारी है आंचल, क्या बताना चाहेंगे? जो मैं आपको बता दूं कि जो कानून व्यवस्था की जो अभी सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र में, ये अभी से नहीं, विपक्ष तो पहले से ही लगातार सवाल उठाता आया है, क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में कैंपेन भी शुरू किया था लापता लेडीज नाम से, जिसमें उन्होंने एक पोस्टर चिपकाए थे, पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर चिपकाए गए थे जिनमें लिखा हुआ था कि 65,000 जो लेडीज हैं वो लापता हुई हैं महाराष्ट्र से अब तक, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे कानून व्यवस्था को लेकर और लगातार उनसे कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन ना ही तो प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा था और ना ही पुलिस इस पर ध्यान दे रही थी, जिसके बाद ये कैंपेन शुरू किया और इस कैंपेन के थ्रू जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनसे इस्तीफे की मांग भी की गई, लेकिन उसके बाद भी इसको ना तो जहन में लिया गया, ना ही इस पर कोई कार्रवाई की गई। तो यहाँ पर बिल्कुल बात सही है कि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा था, लेकिन उस पर ध्यान ना देने के बजाय जो है एनडीए सरकार लगातार चुनावों पे फोकस है, वोट्स पे फोकस है, कैसे जनता को लुभाना है इस पर उसका पूरा ध्यान है। और इसी बीच इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिससे पूरे देश में माहौल जो है गरमाया हुआ है। सिर्फ महाराष्ट्र तक, राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और इसी को लेकर अब मनोज झा की भी जो है बयान आया है, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ बोले हैं पहले सुन लेते हैं। गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इस तरह के सवाल उठाए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि ब्रॉड डे लाइट में सबसे पॉश इलाके में, उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूं मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। खैर, ये सारे मामले आने वाले दिनों में होंगे। आज जीशान और पूरे परिवार को ईश्वर संबल दे। आसान नहीं होता है इस तरह के शोक को बर्दाश्त कर लेना। पर सवाल फिर से सरकार पर है। एनडीए सरकार बुरी तरह सवालों में घिरी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, इस तरह का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। और घटना बहुत ज्यादा दिल दहलाने देने वाली है और इस वजह से मतलब जनता में दहशत भी है और कहीं ना कहीं दुख भी है कि एक बड़ा नेता खो दिया जनता ने। और भी ये कहा जा रहा है कि निशाने पर और भी लोग थे। इसकी जानकारी हमारे सहयोगी अविनाश जी देंगे। क्या जानकारी है? हाँ, एक्चुअल में क्या है, बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान जो वहाँ विधायक है बांद्रा से, वो भी निशाने पर था। बाबा सिद्दीकी जो हमलावरों की पूरी प्लानिंग थी, 40 दिन से रेकी हो रही थी। अब पुलिस इस चीज़ को कबूल कर रही है कि 40 दिन से रेकी हो रही थी, लेकिन 40 दिन से यदि रेकी हो रही है, जिस आदमी को 22 सेकंड की सुरक्षा मिली हुई है, तो पुलिस क्या कर रही थी इतने दिन से? क्या उसके पास में जानकारी नहीं थी? इसकी रेकी करने के बाद टारगेट पर बाबा सिद्दीकी के साथ जीशान भी थे, उनके जो बेटे हैंगे।
लेकिन हुआ क्या है कि जब अचानक फ़ोन आ गया, जब बाबा सिद्दीकी साथ जीशान निकले हैं तो तभी फ़ोन आया, तो जीशान फ़ोन को पिक करते हुए वापस ऑफिस में अंदर चले गए हैं, और जब लौट के आए तब तक बाबा सिद्दीकी में गोलियां लग चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि खाली बाबा सिद्दीकी नहीं, जीशान की भी जान खतरे में थी। वो एक फ़ोन कॉल के चक्कर में उनकी जान बच गई, लेकिन मामला सीधा पुलिस के ऊपर ही है कि 40 दिन की, यदि आप आज पुलिस ये चीज़ बोल रही है कि 40 दिन से वो लोग रेकी कर रहे थे। जिस आदमी को 22 श्रेणी की सिक्योरिटी है, विधायक है उनका बेटा, राजनीति में एक बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसके बावजूद पुलिस क्या कर रही थी? सवाल सीधा सिक्योरिटी को लेकर है, सवाल सीधा देवेंद्र फडणवीस पर है, सवाल सिन्हा पर भी हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर ज़्यादा सवाल हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास में है और इसीलिए उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा अविनाश जी ने कि सबसे ज्यादा सवाल गृह मंत्रालय पर ही उठेंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, और क्योंकि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है, वो राज्य के डिप्टी सीएम भी हैं, और केंद्र में मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, और डबल इंजन सरकार में तीन दल मिलकर इस सरकार को चला रहे हैं महाराष्ट्र में। इस राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाना, महाराष्ट्र के मुंबई में पॉश इलाके में इतनी बड़ी घटना हो जाना, सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर जो है प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक नहीं है, और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए, और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े, और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। यानी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई, वो भी इतने जो है एक कार्यक्रम चल रहा था, पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था। उस दिन सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए थी, मतलब जितनी रेगुलर डेज में होती है उससे चौगुनी होनी चाहिए थी, 5 गुनी होनी चाहिए थी, लेकिन आम जनता की तो छोड़िए, खुद नेता सुरक्षित नहीं रहा, वो भी उसका जो सरकार में बैठे हुए हैं एनडीए का। और भी कुछ जानकारी है आंचल आपके पास? जी मैं आपको बता दूं कि इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया था, जो आरोपी बताए जा रहे हैं, वो 3 लोग थे उनमें शामिल, जिसमें से 2 को तो पहले ही पकड़ लिया गया था। वहीं तीसरी ये खबर ये आ रही है कि तीसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया, जिसकी पहचान शिव कुमार के रूप में हुई है। तो यहाँ पर अब भले ही क्योंकि दबाव में है एनडीए सरकार, लगातार अब ये भी खबरें आ रही हैं कि आरोपी पकड़े गए हैं, फिर खबर ये आ गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं, फिर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो है ये भी मान लिया गया, गैंग की तरफ से एक बयान आ जाता है, एक फेसबुक पोस्ट कर दिया जाता है कि इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन सवाल खत्म नहीं होंगे, सवाल तो उठेगा कि आखिर ये घटना हो कैसे गई, जो एनडीए सरकार की सुरक्षा व्यवस्था इतनी हल्की कैसे है। एनडीए सरकार में महाराष्ट्र में मुंबई को आर्थिक जो है राजधानी कहा जाता है, सबकी निगाहें उस पर टिकी होती हैं, चुनाव है, सब कोई जो है दिलचस्प बना हुआ था ये चुनाव, हर कोई जानने को था कि इस बार किसकी सरकार आएगी, एमबीए आएगी या फिर एनडीए आएगी, इस तरह की चीजें थी, क्योंकि एनडीए के प्रति कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, जनता ने उसको नहीं चुना था, जोड़ तोड़ के ये जो है सरकार बनाई गई। लेकिन क्या 2022 के बाद से अब तक में कुछ ऐसा काम किया है सरकार ने कि जनता उसे पसंद करेगी? ये तमाम सवाल सियासत में गरमाए हुए थे, सबके जहन में ये सवाल थे कि आखिर इस बार सत्ता में कौन आएगा। लेकिन इन सवालों के बीच में इतनी बड़ी घटना होने से एनडीए सरकार बैकफुट पर आ गई है और सवाल खड़ा हो गया है कि जनता सुरक्षित नहीं है एनडीए सरकार में, और इसी वजह से अब एनडीए सरकार पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। लगातार फडणवीस से इस्तीफे की मांग हो रही है, अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह रही है एनडीए सरकार की तरफ से, जो नेता है वो चुप हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। हालांकि अजीत पवार की प्रतिक्रिया
आई है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया में साफ साफ वो टेंशन उनके चेहरे पर नजर आई। वो कहीं ना कहीं बहुत हल्की जुबान में वो बात कर रहे थे, दबी जुबान में वो बात कर रहे थे, खुलकर कुछ खास नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि एनडीए के साथ होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में है। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं, यानी महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। एंड जब चुनाव चल रहे हैं, चुनाव सिर पर है, तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, और उससे पहले इतनी बड़ी घटना से एनडीए सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है। और ये देखना होगा कि अब इससे क्या मोड़ आता है, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प भी होने वाला है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।